संगीत। बेडरूम में बैठा राहुल जब अपनी नौकरानी ऋतु को इशारा करके अंदर बुलाता है और कहता है कि अब आप भी जाओ, कोई नहीं है और मैं तैयार हूं, तो उस वक्त उसकी नौकरानी ऋतु उससे कहती है कि नहीं राहुल, इस तरीके से नहीं, फोर प्ले करके हम संबंध बनाएंगे। तो उस पर राहुल कहता है ये फोर प्ले क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं तो जो भी कर रहा हूं पहली बार तुम्हारे साथ कर रहा हूं। उस पर जो ऋतु होती है वह उससे कहती है ऐसा कुछ करेंगे जिसमें तुम एक किरदार निभाओ और मैं एक किरदार निभाऊंगी। राहुल उससे पूछता है कि किस प्रकार का किरदार निभाना है, तो ऋतु जो होती है उसकी नौकरानी और राहुल 16 साल के उस लड़के से कहती है कि तुम जो है मेरा रेप करोगे, इस तरह का किरदार निभाओगे और मैं विक्टिम का किरदार निभाऊंगी। मैं तुम्हें मना करती रहूंगी भगवान के लिए, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ यह सब मत करो, ऐसे कहती रहूंगी और तुम जबरदस्ती मुझ पर टूट पड़ना और मेरे साथ संबंध बनाना। और राहुल उसके कहे मुताबिक जैसे जैसे ऋतु कहती जाती है वैसे वैसे राहुल करता जाता है और उस प्रकार से उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, लेकिन राहुल को नहीं पता था जिंदगी में पहली बार जो संबंध बनाने का वह मजा ले रहा है, यही मजा उसके लिए आगे चलकर कि कितनी बड़ी सजा बनने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आपका भाई, आपका दोस्त, हाजिर हूं फिर से एक और सच्ची घटना लेकर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट में जरूर बताना कहानी कहां से देख रहे थे, कहां से सुन रहे थे, और वीडियो के अंत में मैं लूंगा अपने प्यारे भाइयों का नाम जिन्होंने पिछली कहानी में मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कहानी पर। राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक इलाका पड़ता है मालवीय नगर, और मालवीय नगर की वह गली जहां पर रसूखदार लोग निवास करते हैं, उन्हीं में से वहां पर एक बंगला मौजूद होता है राजेंद्र सिंह तंवर का। राजेंद्र सिंह तंवर जो कि एक अच्छे रसूखदार और पैसे वाले व्यक्ति हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनका बिजनेस है, परिवार में है सिर्फ खुद राजेंद्र सिंह तंवर, उनकी पत्नी सुनीता तंवर और बेटा राहुल तंवर। राहुल जो है अभी अभी 10वीं क्लास पास करके 11वीं क्लास में उसने अभी दाखिला लिया ही था। राजेंद्र सिंह तंवर जो था उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था और महीने में 15 से 20 दिन वो बाहरी आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री ही रहा करते थे। घर में थी सिर्फ माँ और बेटा, माँ को भी किटी पार्टियों से और सोशल वर्क से फुर्सत नहीं थी, रुपए पैसे की कोई कमी थी नहीं, घर में काम करने के लिए नौकरानी रखी हुई थी, खाना बनाने के लिए कुक भी रखी हुई थी जो सुबह आती खाना बना के चली जाती, शाम को आती वो भी खाना बनाकर चली जाती, और घर में काम करने के लिए एक मेड उनके पास थी। राहुल जो था उसका ज्यादातर वक्त जो होता था अपने दोस्तों के साथ बीता करता था। इधर 11वीं कक्षा में आने के बाद राहुल का एक नया दोस्त बनता है जिसका नाम होता है आशुतोष। आशुतोष जो था हम उम्र था राहुल का, राहुल की और उसकी उम्र एक बराबर थी, लेकिन आशुतोष जो होता है दोस्तों वो उम्र के हिसाब से उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा था। वो सारी बुरी आदतें उसमें थी, वह अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो चुका था वक्त से पहले ही। और जब राहुल उसकी संगत में आता है, राहुल की दोस्ती जब उससे होती है, एक दिन राहुल जब उससे मिलने जाता है तो आशुतोष जो था वो मोबाइल में कुछ देख रहा होता है, और जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचता है तो आशुतोष उस चीज को, मोबाइल को छुपा लेता है। इससे राहुल के अंदर उत्सुकता जागृत होती है और वह आशुतोष से पूछता है कि क्या छुपाया तूने, क्या देख रहा था, जरा मुझे भी दिखा। तो आशुतोष कहता है अरे नहीं नहीं, तेरे काम की चीज नहीं है। लेकिन जब राहुल ज्यादा ही फोर्स करता है तो आशुतोष उसे वो क्लिप दिखा देता है, वो वीडियो जो इस वक्त आशुतोष खुद अपने फोन में देख रहा था। और दोस्तों वो एक अश्लील वीडियो था। जब उसको राहुल देखता है तो राहुल की आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि राहुल अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में पहली बार वो वीडियो देख रहा होता है। राहुल ये देखते देखते उसमें इस तरीके से खो जाता है, उससे आनंद आने लगता है, उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगती है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे ये क्या हो रहा है। और वो आशुतोष से पूछता है यार क्या ऐसा भी होता है, क्या इस तरीके से ये सब भी किया जाता है। इस पर आशुतोष उसे कहता है कि हाँ,
होता है ना, तो राहुल उससे पूछता है क्या तूने कभी किया है, तो उस पर आशुतोष उससे कहता है कि नहीं, मैंने कभी किया तो नहीं, लेकिन मैंने करते हुए देखा जरूर है। इस पर राहुल उससे पूछता है किससे देखा है, तो आशुतोष कहता है मैंने अपने मम्मी और पापा को ऐसा करते हुए देखा है। राहुल शॉक हो जाता है, क्या वो आशुतोष कहता है हाँ, और उसके बाद वो क्लिप को राहुल पूरी देखता है, बार बार रिपीट कर करके देखता है, और उसके बाद आशुतोष से कहता है यार मुझे भी बड़ा अच्छा लगा तेरे पास ये जब भी आती है क्लिप, जहां से भी आती है मुझे भी दे दिया कर, मैं भी देखा करूंगा। आशुतोष को क्या प्रॉब्लम थी, उसे तो अब अपने जैसा ही एक दोस्त मिल गया था। रुपए पैसे जितने चाहे खर्च राहुल किया करता था, और उसके खर्चे पे आशुतोष किया करता था, और उसे बिगाड़ने की पूरी तैयारी आशुतोष कर चुका था। अब ये सिलसिला सा चल पड़ा था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2008-2009 की। उस समय में तो ये सब चीजें चाहे सॉन्ग्स डाउनलोड करना हो या कुछ भी चीज अगर हमें चाहिए होती थी, तो लोग मोबाइल शॉप पर जाते थे और वहां पर उनसे डाउनलोड करवा के उनसे अपने फोन में डलवा करके वो सब चीजें लाया करते थे। उस समय तुरंत आदान प्रदान नहीं हुआ करता था, तो ये जो आशुतोष था ये भी उसी प्रकार से दुकानों पर जाता और वहां से अपने मोबाइल में सारा अश्लील साहित्य, वीडियो पिक्स वगैरह लेकर के आया करता था, और ब्लूटूथ के माध्यम से वो अपने दोस्त राहुल को ये सब दे दिया करता था। उस जमाने में मोबाइल शॉप वाले यही काम करके डाउनलोडिंग के नाम पर यही उल्टा सीधा काम करके दबाकर पैसा छापा करते थे। दोस्तों, आपने भी उस समय को अनुभव किया है, आप ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि एक समय में हम लोग भी अपने फोनों में गाने डलवाने के लिए इन्हीं लोगों के पास जाया करते थे, और वहीं से अपने फोन में गाने डलवा करके हम लाया करते थे। तो अब राहुल जो था वो फोन में लेकर के वो सब चीजें अपने घर पर आ जाता, और घर पर भी वो ये सब चीजें देखने लगता था। उसे रोक टोक करने वाला कोई था नहीं, पिताजी बाहर रहते, माँ अपने आप में बिजी रहती। अब वो हर औरत को, हर लड़की को उसी नज़र से देखने लगा था। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राहुल जो है जब अपने स्कूल से घर वापस लौटता है, तो घर आने के बाद क्या देखता है कि एक नई औरत घर में साफ सफाई का काम कर रही है। उसकी माँ उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, और जब वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है बाबा, मैं आपके यहाँ की नई सर्वेंट हूँ, और मैं आज से ही काम पर आई हूँ। राहुल जब उसे देखता है तो राहुल के मन में अजीब सी भावनाएं आने लगती है। वो जो नौकरानी थी उसका नाम ऋतु था, 28 से 30 साल की उसकी उम्र थी, और देखने में ठीक ठाक थी, ठीक ठाक अच्छी खासी ही थी। दोस्तों, 30 साल की भरी पूरी औरत वो थी, और राहुल जो था उससे उस वक्त वही वीडियो उसके दिमाग में चल रहा था, और वह उसी हवस भरी नजरों से, गंदी नजरों से इस वक्त ऋतु को देख रहा था। जब राहुल अंदर चला जाता है, ऋतु काम करने लगती है। राहुल जब अपने रूम से कपड़े चेंज करके आता है, तो ऋतु ड्राइंग रूम में पोछा लगा रही होती है, और पोछा लगा रही ऋतु को जब राहुल देखता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि पोछा लगाने के वक्त ऋतु ने जो था अपना पल्लू कमर में खोस रखा था, और इस वजह से उसका जो सामने का भाग था वह अंदर तक, गहराई तक राहुल पूरी तरीके से देख पा रहा था। और राहुल पहली बार आमने सामने ये चीज देख रहा था, तो उससे कंट्रोल नहीं होता, और वह भागकर वापस रूम में चले जाता है। इसके बाद राहुल की यही दिनचर्या बन गई थी। अब राहुल की यही दिनचर्या बन गई थी, वो जब तक घर में रहता और जब तक ऋतु घर में रहती, वो ऋतु के आसपास मंडराता रहता, और हर तरफ से ऋतु को वासना भरी नजरों से, प्यासी नजरों से देखता रहता था। दोस्तों, और इसी तरह से एक दिन आशुतोष राहुल को जब नई क्लिप ला करके देता है, और राहुल जो है वो आशुतोष के सामने ही खोलकर उस क्लिप को देखने लगता है, तो उसके मुंह से अचानक ही ओ माय गॉड शब्द निकल जाता है, जिसे सुन आशु चौंक जाता है, और आशुतोष राहुल से पूछता है कि क्या हुआ यार, क्या बात है। वो कहता है यार, इसमें जो महिला, जो लड़की दिखा रहा है, ये तो सेम टू सेम बिल्कुल मेरे घर की नौकरानी की तरह, ऋतु की तरह ही दिख रही है, वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। इस पर आशुतोष कहता है क्या बात कर रहा है यार, इतनी सुंदर, इतनी सेक्सी है तेरी नौकरानी। जिस पर राहुल कहता है हाँ यार। तो इस पर आशुतोष कहता है तो फिर तू
इंतजार किस बात का कर रहा है, किस चीज का तू वेट कर रहा है? तू चांस क्यों नहीं मारता, तू ट्राई क्यों नहीं मारता? तुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा एक बार ट्राई मार के, तो देख हो सकता है तेरी लॉटरी लग जाए। और राहुल को दिल में आशुतोष की यह बात घर कर जाती है। और उसके बाद राहुल जब घर आता है, घर पर ऋतु काम कर रही होती है और वो उसी निगाहों से ऋतु को फिर देख रहा होता है। ऋतु भी जो थी वो कोई सीधी शादी सी लड़की है, महिला नहीं थी दोस्तों, बहुत चतुर, बहुत चालाक थी। वो समझ चुकी थी और राहुल की नजरों को भांपती कि राहुल उसे किन निगाहों से देखता है, किस नजर से देखता है। और अब वो भी राहुल को और तड़पाती, तरह तरह से राहुल को री जाती, राहुल को ललचाती, अपना अंग दिखाने की कोशिश करती। और इसी प्रकार से एक दिन जब राहुल की मम्मी घर पर नहीं होती है और काम करते करते शाम हो जाती है, तो उसके बाद ऋतु जो होती है वह राहुल से कहती है कि राहुल बाबा, अब मुझे अपनी दूसरी ड्यूटी पर जाना है, मालकिन अभी तक आई नहीं है, तो मैं यहीं पर अपना ड्रेस चेंज करके मैं दूसरी ड्यूटी पर यहां से निकल जाती हूँ। हॉस्पिटल में क्लीनिंग का काम किया करती थी शाम की शिफ्ट में। उसके बाद वो बाथरूम में कपड़े चेंज करने जाती है। राहुल जो होता है बाहर निकल के लॉन में जाता है, और लॉन में जाने के बाद जो बाथरूम के वहां पर जो वेंटिलेटर लगा होता है उसमें से अंदर झांकता है दोस्तों। और अंदर झांक कर वो ऋतु को कपड़े बदलते हुए देखता है। और ऋतु जब कपड़े बदल रही होती है, ऋतु को अचानक से आवाज होता है और झट से पलटकर जैसे ही वो वेंटिलेटर की तरफ देखती है, उससे राहुल नजर आ जाता है। वो तुरंत कपड़े बदलकर बाहर आती है। राहुल घबराकर भागकर ड्राइंग रूम में आता है। वो आकर के राहुल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम क्या देख रहे थे वहां पर? राहुल कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं था। वो कहती है, मैं जानती हूं तुम ही थे और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। आने दो तुम्हारी मम्मी को, आज तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी। राहुल जो था वो गिड़गिड़ाने सा लगता है ये या इसके बाद जो ऋतु होती है वो ठका मारकर हंस देती है। राहुल आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगता है। वह कहती है, बस इतने से मैं डर गए, इतनी हिम्मत है? राहुल कुछ नहीं समझ नहीं पाता। तभी ऋतु उससे कहती है, बस ऐसे छुप छुप कर ही मजा लेते रहोगे बाबू, क्या कुछ करने का मन नहीं करता? रा कुछ समझ पाता उससे पहले ही जो ऋतु होती है राहुल का हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख देती है। और जैसे ही छाती पर हाथ ऋतु रखती है राहुल का, राहुल झनझन आ जाता है। राहुल के शरीर में मानो 1000 वोल्ट की बिजली एक साथ दौड़ने लगती है। उसके लिए ये पहला अनुभव था किसी महिला को छूने का। राहुल छट से अपना हाथ हटा लेता है। ऋतु फिर से खिलखिला कर हंस देती है और कहती है, क्यों बाबू डर गए, कैसा लगा? राहुल कहता है, अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन क्या बाबू, ये तो सिर्फ शुरुआत है, इससे 1000 ज्यादा मजा आएगा बाबू अगर आगे कुछ करेंगे तो। अब राहुल था तो बच्चा ही, अभी बस जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा था। उसे इतना कुछ समझ आता नहीं था और ऋतु जो थी वो खेली खाए थी दोस्तों। ऋतु राहुल से कहती है, बाबू अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की सैर करा सकती हूँ। राहुल की ट्यूबलाइट जलती है दोस्तों। राहुल के पैसे की तो कोई कमी थी नहीं। राहुल कहता है, हाँ दूंगा ना, तुम जितने पैसे कहोगी उतने पैसे दूंगा, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इस पर ऋतु कहती है, बाबू अब तो शाम हो गई, तुम्हारी मम्मी कभी भी आ सकती है। कल जब तुम स्कूल से आओगे और उस जब तुम्हारी मम्मी घर पर नहीं रहोगी, उस वक्त मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराऊंगा। कहता है, ठीक है। उसके बाद ऋतु चली जाती है। दूसरी दोपहर के 2 बजे जब राहुल स्कूल से लौटकर के घर आता है दोस्तों, उस वक्त ऋतु घर पर अकेली होती है। उसकी माँ आज भी घर में नहीं थी, पापा आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। और उसके बाद आने के बाद जब राहुल फ्रेश होता है तो उसके बाद ऋतु राहुल से कहती है, तो बाबू चले जन्नत की सैर करने। राहुल सको जाता है, शर्माता है। ऋतु जो होती है उसका हाथ पकड़ करके बेडरूम में ले जाती है और बेडरूम में ले जाने के बाद राहुल से कहती है कि राहुल बाबा देखो, ऐसा है कि अगर हम अभी बेड पर जाकर सीधा सीधा से काम कर लेंगे तो तुम्हें उतना मजा नहीं आएगा। तुम्हारी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तो मैं तुम्हें वो मजा देना चाहती हूँ जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तो उसके लिए राहुल कहता है, तो क्या करना होगा बताओ? उस पर ऋतु जो होती है
वो उससे कहती है कि जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा तुम करते जाना, हम एक ड्रामा खेलते हैं, एक इसको उस भाषा में फोक प्ले कहा जाता है, हम कुछ एक्टिंग करते हैं, तुम एक रोल प्ले करोगे, मैं एक रोल प्ले करूंगी। वो कहता है मैं समझा नहीं। वो कहती है मैं एक अबला नारी का रोल प्ले करूंगी और तुम एक जालिम का रोल प्ले करना, जैसे तुम मुझे जबरदस्ती खींच करके ला रहे हो और बेड पर पटक देना और उसके बाद मैं तुमसे मिन्नतें करूंगी, रो गिड़गिड़ाऊंगी, लेकिन तुम मुझ पर रहम मत करना। तुम जब बरसती मेरे कपड़े उतार देना, फिर अपने कपड़े उतार लेना और जबरदस्ती मेरे साथ फिर तुम्हारा जो मन चाहे तुम वो करना। राहुल कहता है ठीक है, जैसा तुम चाहो। उसके बाद ऋतु के कहे मुताबिक राहुल वैसा ही करता है, उससे खींचता हुआ बेड पर लाता है और बेड पर लाने के बाद उसे पटक देता है, जबरदस्ती से उसके कपड़े उतारता है और अपने कपड़े उतारने के बाद उसके साथ संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, अब इसके बाद जब दोनों का संबंध बनाकर काम पूरा हो जाता है, उसके बाद ऋतु खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद कहती है कि राहुल बाबा, अब मेरा काम तो हो गया, अब मुझे पैसे दो। राहुल कहता है ठीक है और राहुल अपना पर्स लेके उसमें से 000 निकाल करके दे रख देता है कि हाथ में। ऋतु 000 देखकर हंसने लगती है और 000 राहुल के ऊपर फेंकते हुए कहती है बस 000। तो राहुल कहता है तो और कितने चाहिए तुम्हें, कम है एक 500 का नोट, और निकालता है ये। तो फिर हंसने लगती है और कहती है राहुल बाबा, इससे कुछ नहीं होगा तो फिर। तो राहुल कहता है आज तो फिर। कहती है अपने वार्डरोब की चाबी लाओ जहां पर तुम्हारे मम्मी पापा पैसे रखते हैं और लॉकर खोलो और उसमें जितने पैसे हैं वो सारे पैसे मुझे चाहिए। राहुल शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रही हो। बोलती मैं कह नहीं रही हूं, मैं जो कह रही हूं मुझे वो चाहिए, और अगर मुझे वो नहीं मिला तो तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकती हूं बताऊं। राहुल कहता है क्या कर लोगी। वो जाती है और फ्लावर पॉट के पीछे जो उसने मोबाइल छुपा करके रखा था जिसमें उसने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी दोस्तों, और वो पूरा वीडियो जो कि उस कमरे में जो भी हुआ था वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो चुका था। उस बिस्तर पर जो हुआ था सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो गया था और रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से हुआ था दोस्तों। उस वीडियो को कोई भी व्यक्ति देखता तो उस साफ उससे यही समझ में आता कि इस लड़के ने इस महिला के साथ जबरदस्ती की है, इसका रेप किया है। यही प्लानिंग करके ये 4 प्ले वाला गेम ऋतु ने रचा था। अब राहुल समझ गया था कि मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। वो कांपने लगता है लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था दोस्तों। वो जाता है, उसे पता थी अलमारी की चाबी कहाँ होती है, वह लेकर के आता है। लॉकर की चाबी भी उसे पता थी। लॉकर खोलता है, उस वक्त उस पे कैश था 55 लाख। वो रुपए लाख सारी ऋतु निकालती है। वहां पर ज्वेलरी रखी थी उसकी माँ की, वो ज्वेलरी भी लेती है। उसके बाद उस लॉकर को वापस बंद कर दिया जाता है, अलमारी बंद कर दी जाती है। राहुल कुछ बोलता इससे पहले ही टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पटरी तो उठाती है जो कि लकड़ी का बना हुआ था और राहुल के सर पर दे मारती है। राहुल का सर फट जाता है, उससे खून बहने लगता है। राहुल कहता है तुमने ये क्या किया, तुम्हें पैसे दे तो दिए थे, फिर मुझे क्यों मारा। तो वो राहुल से कहती है अरे बेवकूफ, अपने माँ बाप को क्या जवाब देगा, तुझे बचाने के लिए ही तुझे मारा है। अब जब तेरे माँ बाप आए और तुझसे पूछे तो कह देना कि चोर आए थे, मुझे मार करके बेहोश कर दिया और सारा पैसा और ज्वेलरी लूट करके चले गए। और उसके बाद ऋतु जो होती है वो वहां से निकल जाती है और राहुल जो होता है वो ब्लड बहने की वजह से सचमुच में बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाता है। और जब राहुल को होश आता है तो राहुल की माँ सामने खड़ी होती है। राहुल की माँ ने पानी के छींटे मारकर के राहुल को उठाया था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बेटे के सर से खून बह रहा था। वो तुरंत उठा के उसे उस पर तौलिया रखकर उसका ब्लड रोकती है और पूछती है बेटा राहुल ये सब क्या हुआ, क्या हो गया। तो राहुल जो है वही कहानी अपनी माँ को सुनाता है जो ऋतु उसे बता करके गई थी कि माँ कुछ लोग आए थे जिन्होंने मेरे सर पर वार किया, मुझे बेकर दिया और कैश और ज्वेलरी लेकर के चले गए। उसकी जो माँ थी वो एक्टिव महिला थी दोस्तों, वो सोशल वर्क किया करती थी। तुरंत मालवीय नगर थाने में फोन करती है और वहां पर फोन करने के बाद सारी जानकारी देती है।
पुलिस का एक दल तुरंत घटना स्थल पर आ पहुंचता है और घटना स्थल पर आ पहुंचने के बाद वहां का मौका मुआयना पंचनामा किया जाता है। दोस्तों, जो भी जानकारियां हैं सारी ली जाती है। राहुल को मेडिकल के लिए भेजा जाता है। राहुल को मेडिकल कराने के बाद राहुल का बयान दर्ज किया जाता है और राहुल का जब बयान दर्ज किया जाता है तो राहुल यही कहानी जो उसने अपनी मां को सुनाई थी वही कहानी दोहराता है कि 3-4 लोग आए थे और उन्होंने मुझे मारा। मुझे बेहोश करने के बाद वह सारा सामान लूट करके चले गए। राहुल को घर भेज दिया जाता है और जब ये केस जाकर के पहुंचता है दोस्तों SHOS के राजावत के पास, तो SK राजावत साहब जो होते हैं जब इस केस को देखते हैं, स्टडी करते हैं और जब इसकी तहकीकात में जुटते हैं तो उन्हें राहुल के बयान में और घटनाक्रम में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नजर आते हैं। कुछ चीजें मैच नहीं खा रही थी दोस्तों, जैसे कि राहुल का जो कहना है कि 3-4 लोगों ने आकर पहले उस पर वार किया, उसके बाद में वो बेहोश हो गया, उसके बाद उन्होंने लूटपाट की और वहां से चले गए। तो उन्हें कैसे पता था कि अलमारी की चाबी कहाँ रखी है, किस अलमारी में कैश और ज्वेलरी है और उसकी चाबी कहाँ रखी है, उसके बाद लॉकर कैसे खुलेगा, वो चीजें कैसे जानते थे। या तो राहुल झूठ बोल रहा है और अगर राहुल सच बोल रहा है तो राहुल के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति इस घटनाक्रम में इस लूटपाट में शामिल है जो कि जानता था कि कैश कहाँ रखा है और लॉकर की चाबी कहाँ होती है। उनकी जांच तेजी से इस ओर बढ़ रही थी दोस्तों की तभी होता क्या है कि यह सब घटनाक्रम होने के बाद जब उसके पिताजी को पता चलता है राहुल के, तो वह भी जो होते हैं वह अपना टूर बीच में ही कैंसिल करके वापस लौट आते हैं। और वापस लौट आने के बाद जब 2 दिन हो जाते हैं और 2 दिन होने उन्होंने ये चीज का गौर किया था कि जो नौकरानी थी ऋतु वो 2 दिनों से काम पर नहीं आ रही थी दोस्तों, और जब उसे फोन कर रहे थे तो उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा होता है। SHO राजावत साहब फिर से वापस पूछताछ करने के लिए जब जाकर के पहुंचते हैं तोमर साहब के घर पर और राहुल से पूछताछ की जाती है, तो जब वो क्रॉस को करते हैं तो उसमें राहुल कहीं फंसता हुआ सा उन्हें नजर आता है। लेकिन जो तोमर साहब थे वो इस चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। उनका तो सिर्फ इतना मानना था कि मेरे बेटे की जान बच गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पैसे पानी से मुझे फर्क नहीं पड़ता, 2-5 लाख चले गए तो चले गए, मेरा बेटा सुरक्षित है, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, उनकी जगह कोई भी पिता होता तो वो यही समझता कि घर में इतनी बड़ी लूटपाट हुई लेकिन उनके बेटे को उन्होंने मारा नहीं, जिंदा छोड़ दिया। एक ही बेटा था, इकलौती औलाद, उससे बढ़कर और क्या था उनके लिए, और किसके लिए कमा रहे थे रुपया पैसा, तो मैं फिर कमा लूंगा। उनका इंटरेस्ट ना देखकर जो SHO होते राजावत साहब वो भी ज्यादा कुछ फोर्स कर नहीं पाते और वो वापस थाने लौट आते हैं। दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे तोमर साहब के बंगले की मेन गेट की बेडल पे रिंग होती है दोस्तों, और जैसे ही बेडल बजती है तो गेट खोलने के लिए जब वहां पर तोमर साहब आकर के पहुंचते हैं तो सामने पुलिस को खड़ा देख वो शॉक हो जाते हैं कि कल शाम को ही तो राजावत साहब बात कर के गए थे, अभी पुलिस फिर से क्यों आए है। और जब पुलिस से कहते हैं कि अब क्या बाकी रह गया और कौन सी फॉर्मेलिटीज रह गई, तो पुलिस जो होती है वो कहती है तोमर साहब हम आपके बेटे राहुल को लेने आए हैं, हम उसे रेप के इल्जाम में अरेस्ट करने आए हैं। ये सुनकर के तोमर साहब की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं सर। तो सामने जो पुलिस अधिकारी खड़े होते हैं वो तोमर साहब से कहते हैं कि सर कल रात ही एक महिला ने आपके बेटे राहुल के खिलाफ रेप के चार्जेस में एक कंप्लेंट दर्ज कराए है और उसके पास प्रूफ भी है। उसने एक प्रूफ पुलिस को एक पेन ड्राइव दिया है जिसमें वीडियो है और वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि आपका जो बेटा है राहुल वो उस महिला के साथ रेप कर रहा है, और वो महिला और कोई नहीं आपके घर में काम करने वाली आप ही की नौकरानी ऋतु है। तोमर साहब के तो कुछ समझ में नहीं आता, वो कुछ सोच समझ पाते इससे पहले ही पुलिस जो होती है राहुल को लेकर के थाने चली जाती है। तोमर साहब भी पीछे पीछे भागे भागे थाने जा पहुंचते हैं और जाकर के मिलते हैं SHO राजावत साहब से, और राजावत साहब को भी सब चीजें पहले से ही पता चल चुकी थी। उन्हें दोनों केस कहीं ना कहीं कनेक्टेड
नजर आ रहे थे दोस्तों राजावत साहब जो होते। वो तोमर से कहते सर इसकी इंक्वायरी करने में तो अब समय लगेगा, पक्का प्रूफ भी है आपके बेटे के खिलाफ, आप जाए कोई अच्छा सा लॉयर हायर कीजिए और अपने बेटे की बेल कराने की कोशिश कीजिए, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद तोमर साहब वहां से निकल जाते हैं। 1 से 2 घंटे के बाद तोमर साहब के मोबाइल नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और जब कॉल उठाते हैं तो सामने से एक आदमी बात कर